हेलो, आप लोग कैसे हैं। आज पढ़ने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये सिर्फ न 1 घंटे में पूरी चैप्टर रिवीजन करा दिया जाएगा। वन शॉर्ट फॉर्म में है, सिर्फ 1 घंटे में चैप्टर पूरा खत्म। सिर्फ 1 घंटे में आप लोग शुरू से बने रहें अंत तक। सिर्फ 1 घंटा में ही चैप्टर क्या कर दिया जाएगा, फिनिश कर दिया जाएगा। कितने घंटे में? सिर्फ 1 घंटे में। ये खास तौर से उन स्टूडेंटों के लिए है जो सालों भर की पढ़ाई बर्बाद कर चुका है, अब सोचता है कुछ जादू मंत्र मिल जाए जिससे हम एग्जाम में अच्छा कुछ कर ले जाए। उसके लिए रिवीजन के लिए है, और सिर्फ उन्हीं टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट। पहला ही आता है इसमें कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम चिकित्सा में क्या करते हैं, आणविक निदान में करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम कृषि में करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम ऊर्जा उत्पादन में करते हैं। देखते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या क्या होता है। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र में किया जाता है एंड निदान सूचक में किया जाता है, ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, संशोधित खाद्य में किया जाता है, जैव सुधार में किया जाता है, अपशिष्ट निपटान में किया जाता है, और कृषि उत्पादन में भी जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी क्या, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है बायोटेक्नोलॉजी का जिसकी मदद से हम कम समय में अच्छा फसल तैयार कर सकें, किसी भी चीज को कम समय में बेहतर तैयार कर सकें, उसी को जैव प्रौद्योगिकी के मदद से किया जाता है। उसके बाद आता है जैव प्रौद्योगिकी का 3 प्रमुख विवेचनात्मक क्षेत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जैव प्रौद्योगिकी का 3 प्रमुख विवेचनात्मक क्षेत्र क्या क्या है। तो पहला है उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीव या एंजाइम के रूप में उत्प्रेरक तैयार करना। दूसरा है उत्प्रेरक कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा विशेष परिस्थितियों का निर्माण करना। तीसरा है अनुप्रवाह संसाधन तकनीक का प्रोटीन या अन्य कार्बनिक उत्पादित शुद्धिकरण में उपयोग करना। ये डायरेक्ट ना कोई इसमें समझाने वाला ना है, डायरेक्ट इसको याद ही करना पड़ेगा। तीनों एनसीईआरटी की लाइन है जिसको याद करना पड़ेगा। कुछ देगा जैव प्रौद्योगिकी के 3 प्रमुख विवेचनात्मक क्षेत्र बताइए। उसके बाद आता है कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है, किस तरह हम कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। कृषि में किस तरह करते हैं, कृषि में करते हैं कृषि रसायन। रसायन में क्या आ जाएगा, रसायन में आ जाएगा हमारा बहुत सारा, रसायन में क्या आ जाता है, तो रसायन में आ जाता है हमारा बहुत सारा क्या आ जाता है, जैसे कि स्प्रे वगैरह करते हैं खेत में, वो सभी क्या आ जाता है, रसायन में आ जाता है। वो सभी किस में आ जाता है, रसायन में आ जाता है। ठीक है, रसायन में आ जाता है। कार्बनिक कृषि मतलब कार्बनिक खाद का उपयोग करना, कार्बनिक खेती कहलाता है। अनुवांशिक रूपांतरित फसल आधारित, अनुवांशिक रूपांतरित फसल का मतलब क्या होता है, जैसे बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन में क्या करता है कि बीटी कपास में जो कीड़ा लगता था, उस कीड़ा को लगने के लिए उसमें क्या कर देता था, उसमें जीन डाल देता था कपास में, क्राइस जीन। ठीक है, उसको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना करके कपास में डाल देता था। जैसे ही कीड़ा क्या करता था, उस कपास को खाता तो बैठता था उसके ऊपर, तो कीड़ा क्या आ जाता था, मर जाता था खाने से। वही है आनुवंशिक रूपांतरित फसल तैयार करना। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि आनुवंशिक रूपांतरित जीव क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो वे जीव जिसके कोई ऐसा जीव, कोई जीव बोल सकते हैं, जंतु बोल सकते हैं, ठीक है, पौधा बोल सकते हैं, जिनके शरीर में जीन में हम जिनके जीन में अपने नियम अनुसार उसके जीन में परिवर्तन करके उसमें जीन को ट्रांसफर करते हैं, उसी क्या बोलते हैं, आनुवंशिक रूपांतरित जीव। यानी वे जीव जैसे जीवाणु, पौधे, कवक, जंतु
जिनके जीन में हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किया गया हो और उसे अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो? ये सभी एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए मैंने लिख के रखा था। अब पढ़ाएंगे डायरेक्ट मुद्दे की बात। सिर्फ आप लोग ना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सपोर्ट कीजिए अपने इस छोटे भाई को। बाकी आप लोगों के लिए 25 दिन का सीरीज का 7वां क्लास है। मैं एग्जाम तक में 1 फरवरी तक में पूरा 12th का चैप्टर रिवीजन करा दूंगा। ये आज 5वां चैप्टर रिवीजन के लिए है। मैं इससे पहले 4 चैप्टर करा दिया। अब आता है, हम डायरेक्ट अब पढ़ेंगे बीटी पोर्टर के बारे में, जो कि मोस्ट वीवीआई है। इस चैप्टर में कहीं से क्वेश्चन पूछे न पूछे, यहां से कन्फर्म है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बीटी कपास। बीटी कपास इसमें क्या होता है? बीटी का नाम क्या होता है? बेसिलस थ्रेंजेंसिस। पहले इसका नाम ही जान लो, इसको बोलते हैं बेसिलस थ्रेंजेंसिस। बेसिलस थ्रेंजेंसिस ये क्या है? बेसिलस थ्रेंजेंसिस से क्या होता है? जीवाणु है। ये जीवाणु क्या करता है? इसमें एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोटीन रवे का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन रवे का निर्माण करता है, यानी प्रोटॉक्सिन हम बोल सकते हैं। प्रोटॉक्सिन क्या करता है? ये निर्माण करता है अपने, ठीक है। प्रोटॉक्सिन क्या होता है? इस बेसिलस थ्रेंजेंसिस में क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। किस अवस्था में? निष्क्रिय अवस्था में रहता है। निष्क्रिय अवस्था में रहता है तो इस क्या करता है? ये प्रोटॉक्सिन जो होता है इस बेसिलस थ्रेंजेंसिस में क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था में रहता है, जिस कारण से इस बेसिलस थ्रेंजेंसिस जीवाणु को कोई इफेक्ट नहीं होता है। इस बेसिलस थ्रेंजेंसिस को क्या होता है? इस प्रोटॉक्सिन से कोई हानिकारक, इस बेसिलस थ्रेंजेंसिस को इससे कोई हानिकारक नहीं होता, हानिकारक नहीं होता है। लेकिन जो इसको बेसिलस थ्रेंजेंसिस को क्या करता है? इस बेसिलस थ्रेंजेंसिस को बेसिलस थ्रेंजेंसिस से जो ये निकालता है, प्रोटीन द्रव्य का निर्माण करता है, इस प्रोटॉक्सिन को कहाँ भेज देता है? कपास के पौधे में। कहाँ? कपास के पौधे में भेज देता है। जब इस कपास के पौधे में क्या कर? बॉलकिल्मी वॉलवॉर्म लिख देते, ठीक है। हिंदी में नाम कंफर्म है, वॉलवॉर्म। जिसे गोलकिल्मी बोलते हैं। गोलकिल्मी ये कीड़ा का नाम है, ठीक है। ये जब कीड़ा कपास के पौधे में डालता है, क्या ये प्रोटेक्सिन को जब कपास के पौधे में डालता है तो वॉलवॉर्म जो गोलकिल्मी इस क्या करते हैं? प्रोटेक्सिन को कपास के पौधे पर जब ये गोलकिल्मी जाता है, क्या करता है? उस कपास को खाता होगा। जब खाता है कपास को, क्या होता है? ये प्रोटेक्सिन है, ये प्रोटेक्सिन क्या होता है? गोलकिल्मी में चले जाता है। कहाँ चले जाता है? प्रोटॉक्सिन ये गोलकिल्मी में चले आता है। जब गोलकिल्मी में चले जाता है, अब गोलकिल्मी का क्या होता है? क्षारीय पीएच होने के कारण क्या होता है? आंत का क्षारीय पीएच होने के कारण क्या? क्षारीय पीएच होने के कारण क्या होता है? इसमें क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव हो जाता है कौन सी सेल पे अटैक करता है? इपिथेलियल सेल पे।
कौन सी सेल पे? इपिथेलियल सेल पे क्या करता है? अटैक करता है। इपिथेलियल सेल पे अटैक करता है, जिससे क्या होता है? ये आंत को क्या कर देता है? आंत में छेद कर देता है। आंत में क्या कर देता है? छेद कर देता है, जिससे क्या होता है? कीड़ा मर जाता है। कीड़ा मर जाता है और फसल क्या होता है? नुकसान होने से बच जाता है। सुनो क्या होता है? बेसिलस थ्रोएंजेंसिस क्या होता है? प्रोटेक्शन रवे का निर्माण करता है। क्या? प्रोटीन रवे यानी प्रोटेक्शन का निर्माण करता है। इस प्रोटेक्शन को क्या होता है? कपास के पौधे में भेज दिया जाता है, ताकि गोलकृमि कीड़ा जब इस कपास के पौधे पे जाएगा और वहां से क्या कपास का फूल कपास को खाएगा, उस दौरान क्या होगा? उस दौरान ये प्रोटेक्शन इस प्रोटॉक्सिन जो होता है ये इस गोलकृमि में चले आएगा। जब प्रोटेक्सिन इस गोलकृमि में आएगा तो इसके आंत के क्षारीय पीएच होने के कारण, गोलकृमि का क्या? आंत का क्षारीय पीएच होने के कारण इसमें क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के कारण इस इपिथेलियम सेल को क्या करता है? इपिथेलियल सेल को क्या करता है? इपिथेलियल सेल में पहुंच करके उसको क्या कर देता है? छेद कर देता है। उसके आंत को क्या करता है? छेद कर देता है, जिससे कीड़ा मर जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है? पहले क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन कैसे यहाँ से पूछेगा? सबसे पहले बेसिलस थ्रोएंजेंसिस जो मतलब इसमें रहता है, क्या रहता है? प्रोटीन द्रव्य। ये जब कीड़ा में आता है कैसे एक्टिव होता है? क्षारीय पीएच के कारण। ये एक क्वेश्चन बनता है। क्षारीय पीएच के कारण क्या होता है? प्रोटीन द्रव्य क्या होता है? कीड़ा में एक्टिव हो जाता है। एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? कौन सी सेल पे जाकर के ये प्रोटॉक्सिन जो है प्रोटीन द्रव्य अटैक करता है? तो आंत का, कीड़ा का जो आंत होता है उस आंत का एपिथेलियल सेल पे अटैक करता है। एपिथेलियल सेल पे अटैक करके क्या करता है? आंत को क्या कर देता है? छेद कर देता है। आंत को छेद कर देता है। बोलेगा उस कीड़ा का कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट करता है? तो आंत को। आंत में क्या कर देता है? छेद कर देता है, जिससे कीड़ा मर जाता है। ठीक, अब जानेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट इस बीटी कोटेन का नाम। ये जो बेसिलस थ्रोएंजेंसिस है इसका ना 3 प्रजाति होता है। उस तीनों प्रजाति को देखें। एक का नाम है लिपोडेप्टेराइन्स। ये सभी क्या करता है? जिस तरह ये गोलकृमि को मारता है उसी तरह ये सभी और किसी पौधे में किसी और कीड़ा को मारता है। बोलेगा कि बेसिलस ये जो प्रोटीन द्रव्य है, बेसिलस प्रोटीन द्रव्य निर्माण करता है, वो किसको मारता है? गोलकृमि कीड़ा को। उसके बाद कोलियोप्टेराइन्स और तीसरा होता है डिप्टेराइन्स। तीसरा क्या होता है? डिप्टेराइन्स। अब देखेंगे लिपोडेप्टेराइन्स कौन कीड़ा को मारता है? लिपोडेप्टेराइन्स तंबाकू कलिका कीड़ा और सैनिक कीड़ा। ये कौन सी कीड़ा को मारता है? तंबाकू कलिका कीड़ा व सैनिक कीड़ा। ये क्लियोप्टेराइन्स कौन सी कीड़ा को मारता है? श्रिम्प, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं श्रिम्प को मारता है। इसको बीटल्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीटल्स। और डिप्टेराइन्स मक्खी और मच्छर में पाया जाता है। ये मक्खी और मच्छर को मारता है।
मक्खी मच्छर। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, बोलेगा बेसिलस thuringiensis की 3 प्रजाति है, क्या नाम है जो कि कीड़े को मारता है। 3 प्रजाति क्या है, एक लिपोडिप्टेराइन्स है, एक लियोप्टेराइन्स, एक डिप्टेराइन्स। पूछेगा लिपोडिप्टेराइन्स कौन सा कीड़ा को मारता है, तंबाकू फलिका कीड़ा और सैनिक कीड़ा को मारता है। लियोप्टेराइन्स कौन सी कीड़ा को मारता है, लियोप्टेराइन्स कौन से कीड़ा को मारता है, श्रिंग यानी बीटल्स को मारता है। और डिप्टेराइन्स कौन सी कीड़ा को मारता है, मक्खी मच्छर को मारता है। ठीक, मक्खी मच्छर को मारता है। अब ना इससे थोड़ा सा इंपोर्टेंट बनता है एक चीज, आप हम इरेज करते हैं यहीं पे काफी। इसे ना बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किस तरह इस प्रोटीन द्रव्य को निकालता है, तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की, क्योंकि इतना कीड़ा को कहाँ खोजेगा, बेसिलस thuringiensis कीड़ा को कहाँ से पकड़ के लाएगा, ये जीवाणु को, सॉरी बेसिलस thuringiensis जीवाणु को कहाँ से पकड़ के लाएगा, तो ये देखता है कि बेसिलस thuringiensis में ऐसा कौन सा जीन है जो कि ये प्रोटीन द्रव्य बनाता है। बेसिलस thuringiensis में ये देखा जाता है कि बेसिलस thuringiensis जो ये जीवाणु है, आखिर इस जीवाणु का कौन सा जीन ये प्रोटीन द्रव्य प्रोटेक्सिन बनाता है जो कि कपास के पौधे में बैठने वाले गोलकीड़ी कीड़ा को मार देता है। तो वो इसमें बनाता है क्राइजीन, बनाता है क्राइजीन। क्या बनाता है, ये क्राइजीन ही बनाता है, क्राइजीन ही बनाता है क्या, प्रोटीन द्रव्य, प्रोटीन द्रव्य यानी प्रोटेक्सिन, प्रोटॉक्सिन। प्रोटीन द्रव्य कौन बनाता है, क्राइजीन ही बनाता है, क्राइजीन पता कर लेता है। अब इस क्राइजीन को क्या करता है, इस बेसिलस thuringiensis से निकालता है और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या, तो बहुत सारा प्रोटॉक्सिन द्रव्य बना लेता है और उसे क्या करते हैं, कपास में भेज दिया जाता है। जैसे ही फिर गोलकीड़ी कीड़ा उस कपास पे जाता है, उस कपास के ऊपर बैठता है, कपास के ऊपर बैठने से उसका फल क्या करता है, चूसता है। चूसने के दौरान क्या होगा, ये प्रोटीन द्रव्य उस कीड़ा में चले जाता है। उस कीड़ा में जैसे ही प्रोटीन द्रव्य जाता है, उसमें क्षारीय पीएच होने के कारण क्या, उसमें एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के कारण उसके आंत एपिथेलियल सेल पे अटैक करता है, जिससे क्या होता है, आंत में छेद हो जाता है और कीड़ा फट के मर जाता है। ठीक, क्राइजीन, क्राइजीन का ना 3 प्रजाति होता है, इसमें भी क्राइजीन, क्राई फर्स्ट ए बी होता है, एक देखते हैं, होता है क्राई फर्स्ट ए बी, एक होता है क्राई सेकेंड ए बी, एक होता है क्राई फर्स्ट ए सी। जो क्राई फर्स्ट ए बी होता है ना, ये होता है मक्का छेदक। क्या होता है, क्राई फर्स्ट ए बी जो होता है, ये होता है मक्का छेदक। ये मक्का के ऊपर अटैक करता है, मक्का पे जो कीड़ा बैठता है उसके लिए मक्का छेदक। क्राई सेकेंड ए बी और क्राई फर्स्ट ए सी जो है, ये किसके लिए है, ये है कॉटन बॉलवर्म के लिए। किसके लिए है, कॉटन बॉलवर्म यानी कपास गोल कृमि के लिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट होता है और ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बीटी कॉटन ना पूरा इंपॉर्टेंट लिए। अब पूछेगा क्राई फर्स्ट ए बी किसके लिए है, तो मक्का छेदक के लिए। पूछेगा क्राई फर्स्ट, क्राई सेकंड ए बी, क्राई फर्स्ट ए सी किसके लिए है, कॉटन बॉल बॉम के लिए, यानी कपास गोल कृमि के लिए। इसे हिंदी में बोलते हैं कपास गोल कृमि। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपका बीटी कॉटन कंप्लीट होता है। क्या होता है, बीटी कॉटन कंप्लीट होता है। अब हम इसे कहीं रेज,
पढ़ेंगे हम आरएनए इंटरफेरॉन। ऐसे तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, लेकिन इससे बस 2-3 क्वेश्चन बनेगा और वही सिर्फ बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। क्यों पढ़ेंगे हम, टॉपिक क्या है, आरएनए इंटरफेरॉन। आरएनए इंटरफेरॉन में क्या होता है, इसमें एक कीड़ा होता है। इसमें क्या होता है, एक कीड़ा होता है जिसका नाम है मेलवाडेगाइन इन्फोनेशिया। क्या बोलते हैं, मिलोइडेगाइन, सॉरी क्या बोलते हैं, मिलोइडेगाइन इनकोग्नेशिया, इनकोग्नेशिया, मेलवाइडेगाइन इनकोग्नेशिया। मेलॉइडेगाइन इनकोग्नेशिया क्या करता है, मेलॉइडेगाइन इनकोग्नेशिया क्या करता है, ये तंबाकू के कलिका कीड़ा पे क्या करता है, तंबाकू पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है। ये किसको करता है, जो तंबाकू का पौधा है उसके जड़ को संक्रमित करता है। किसको करता है, तंबाकू पौधे के जड़ को संक्रमित करता है। तंबाकू पौधे के जड़ को क्या करता है, संक्रमित करता है। इसे ना आरएनए इंटरफेरॉन को हम क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरॉन को हम आरएनए साइलेंसिंग जीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरएनए साइलेंसिंग जीन। बस इससे यही एक क्वेश्चन बनता है कि आरएनए इंटरफेरॉन में क्या, मेलवाडेगाइन इनकोग्नेशिया जो होता है वो किस पे अटैक करता है, मेलवाइडेगाइन इनकोग्नेशिया तंबाकू के पौधे के जड़ को संक्रमित करता है। ठीक, बस इससे ज्यादा और कोई इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट ही बताएंगे और कुछ नहीं। आवाज आता है चिकित्सा में, चिकित्सा में भी ज्यादा नहीं लिखा जाता है। टोटल अभी तक मैंने 30 पुनर्योगज 30 औषधि पूरे विश्व में है। पूरे विश्व में है, जिनमें भारत भी 12 औषधि के लिए स्वीकृत है। 12 औषधि के लिए क्या था, भारत भी स्वीकृत है। भारत ये क्या करता है, चिकित्सा को 30 पुनर्योगज को बनाता नहीं है, लेकिन क्या करता है, इस 30 पुनर्योगज औषधि जो है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया, उनमें से 12 को क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, 12 को क्या करता है, 12 को क्या करता है, यूज करता है। मार्कर में इंक भर रहे,
टेकाबल स्टूल लिख लीजिए। ठीक ठीक, इस सम इतना ही इम्पोर्टेंट था। इसको करते हैं इरेज। अब मेन टॉपिक फिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे किसके बारे में, इंसुलिन। ये इंसुलिन किस लिए होता है, ये इंसुलिन को डायबिटीज पेशेंट को दिया जाता है। इसको डायबिटीज पेशेंट क्या करते हैं, ये इंसुलिन डायबिटीज पेशेंट को परमानेंट इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ये इंसुलिन आखिर बनाता कौन है, सबसे पहले ये बात, इंसुलिन बनाता कौन है। सबसे पहले ना इंसुलिन को पहले क्या करता था, जानवर से निकाला जाता था। किससे, जानवर से, जैसे सुअर। ठीक है, एनसीईआरटी में एक जानवर का नाम मेंशन है, जैसे सुअर। ऐसे बहुत सारे से निकाला जाता था सुअर। जब इस सुअर के किससे निकाला जाता था, अग्नाशय से। अग्नाशय से, जब सुअर के अग्नाशय से निकाल करके इंसुलिन को किसी ह्यूमन को डालता था, किसी ह्यूमन को इस अग्नाशय से निकाल करके क्या, इंसुलिन को, तो इसमें क्या होता था, बहुत सारी क्या होता, जटिलता उत्पन्न होती थी। क्या जटिलता, अब जटिलता में क्या, उसे ना बहुत तरह की कठिनाइयाँ उपलब्ध होती थी, कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी, खुजली वगैरह होने लगता था, और कभी कभी शेड भी नहीं करता था। तो जानवर से निकाल के देने के बाद इसके बाद क्या किया, इस इंसुलिन को ना बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया। किसकी मदद से बनाया, जानवर से नहीं होने लगा, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से सबसे पहले 1987 ईस्वी में अमेरिका के एली लिली कंपनी, एली लिली कंपनी ने सबसे पहले बनाया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसको जानने से पहले हम इंसुलिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंसुलिन का स्ट्रक्चर, तो इंसुलिन ना दो टाइप का होता है। एक होता है प्राक इंसुलिन, एक होता है प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन, सॉरी लगता है कुछ गलत बोल रहा है। प्रो ने इसे बोलते हैं परिपक्व इंसुलिन। ठीक, इंसुलिन कितने टाइप का होता है, प्राक इंसुलिन और प्रो इंसुलिन। जो प्राक इंसुलिन होता है उसमें 3 इंसुलिन का क्या पाया जाता है, पेप्टाइड चेन, 3 पेप्टाइड चेन पाया जाता है। लेकिन जो परिपक्व इंसुलिन होता है उसमें 2 ही पेप्टाइड चेन पाया जाता है, 2 ही पेप्टाइड चेन पाया जाता है। इसमें 3 कौन कौन पाया जाता है, मान लो ये एक पेप्टाइड है,
और यहाँ से यहाँ क्या है, ये बी पेप्टाइड है, और ये पूरा पूरा क्या है, सी पेप्टाइड। ठीक, इसमें 3 पेप्टाइड चेन पाया जाता था, और ये आपस में कनेक्ट किससे होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, इसमें 2 ही पेप्टाइड पाया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, 2 ही पेप्टाइड पाया जाता है। एक पाया जाता है पेप्टाइड ए, और पाया जाता है बी पेप्टाइड। ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, ये दोनों आपस में किससे कनेक्ट होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। फिर आपस में किससे कनेक्ट होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्राक इंसुलिन होता है उसमें कौन सा पेप्टाइड नहीं पाया जाता है। तो प्राक इंसुलिन में तीनों पेप्टाइड पाया जाता है, पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी, पेप्टाइड सी। तो क्या जाता है, प्रेरक इंसुलिन में कौन सा पेप्टाइड नहीं पाया जाता है, पेप्टाइड सी। इंसुलिन का ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड आपस में किससे कनेक्ट होता है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक, पूछेगा प्राक इंसुलिन में कितने पेप्टाइड होता है, 3। परिपक्व इंसुलिन में 2 पेप्टाइड, ए और बी, इसमें ए बी सी तीनों। तो अब यहाँ पे सुनो क्या माजरा है अमेरिका वाले में। वर्ष 1987 में, वर्ष 1983 में अमेरिका की एलिलेली कंपनी ने सबसे पहले क्या किया था, एक ए पेप्टाइड को बनाया। ए पेप्टाइड को पहले क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मशीन में, लैब में बनाया। फिर बी पेप्टाइड को बनाया, बी पेप्टाइड को बनाया। उसके बाद इन दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद क्या किया, फिर जब किसी में भेजा गया तो ये क्या करने लगा, इंसुलिन बन के तैयार हो गया। ठीक, यहाँ तक था इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन किसको दिया जाता है, डायबिटीज पेशेंट, यानी जिसको मधुमेह रोग होता है, ठीक है, उसको दिया जाता है। ये सबसे पहले कहाँ किससे निकाला जाता था, शुगर से निकाला जाता था। शुगर से निकालने के दौरान क्या होता था, बहुत सारे क्या होता, जटिलता उत्पन्न होती थी। ठीक है, जटिलता उत्पन्न होती थी, जिसके कारण इसे अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया। सबसे पहले कौन बनाया था, 1982 ईस्वी में अमेरिका की एली लिली कंपनी ने। उन्होंने क्या, पहले ए पेप्टाइड को बनाया था, फिर बी पेप्टाइड को आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक, उसके बाद बस इसका इतना ही इससे, और यहाँ पे इंसुलिन भी आपका क्या होता है, खत्म। अब इससे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाला वो हम बता देते हैं। एक आ जाता है जीन थेरेपी, इसको पढ़ा लो, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है, जीन थेरेपी ना, जीन चिकित्सा सर्वप्रथम कब हुआ था, जीन थेरेपी सर्वप्रथम 1990 ईस्वी में एक बच्ची पर प्रयोग किया गया था। एक 4 वर्षीय बच्ची पर प्रयोग किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट विज्ञान कि जीन थेरेपी सबसे सर्वप्रथम कब हुआ था, 1990 में। किस पे प्रयोग किया गया था, 4 वर्षीय बच्ची पर प्रयोग किया गया। ये 4 वर्षीय बच्ची में क्या था, एडीए की कमी थी। किसकी कमी थी, एडीए की कमी थी। अब एडीए क्या है, एडेनोसिन डीएमिनेज, एडेनोसिन डीएमिनेज, डीएमिनेज। ठीक है, ये 4 वर्षीय बच्ची क्या थी, एडीए की कमी
थी। एडीए क्या होता है? एडीए में ये डायरेक्ट हमारी किस पे, एडीए किस पे हेल्प करता है? तो एडीए हमारे इम्यूनिटी पावर को कंट्रोल करता है। किसको? इम्यूनिटी पावर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इम्यूनिटी पावर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब हमारे एडीए में कमी हो जाएगी, मान लो हमारे एडीए में कमी हो जाएगी, हमारी इम्यूनिटी पावर वीक होगी। इम्यूनिटी पावर क्या होगी? वीक होगी। इम्यूनिटी पावर वीक होगी तो हमें कोई भी डिजीज हो जाएगा। इम्यूनिटी पावर वीक होने से कौन सा रोग हो जाता है? एडीए की कमी होने से कौन सा डिजीज होता है? वो डिजीज का नाम सुनो। पूछेगा कि एडीए की कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो एससीआईडी डिजीज। कौन सा होता है? एससीआईडी डिजीज। एससीआईडी डिजीज यानी सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, इसका फुल फॉर्म है। ठीक, 4 वर्षीय बच्चे को किसकी कमी थी? एडीए की कमी। अब इस एडीए को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? एडीए को पूरा करने के लिए इसे सर्वप्रथम ने क्या किया था? इसके बोन मैरो अस्थि मज्जा में ट्रांसफर किया। अस्थि मज्जा को क्या किया? इस लड़की के अस्थि मज्जा को निकाला। ठीक है, लड़की के अस्थि मज्जा को निकाल कर इसमें इस अस्थि मज्जा में क्या किया? एडीए को डाल, एडीए को डाल करके फिर उस लड़की ने क्या किया? इस अस्थि मज्जा को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन ये भी प्रभावी उपचार नहीं था। फिर दूसरा उपचार क्या किया? इंजेक्शन के माध्यम से, किसके? इंजेक्शन के माध्यम से दिया। इंजेक्शन के माध्यम से क्या? इस एडीए को पूरा करने वाले जीन को ही डाल दिया। ठीक है, ताकि उसके क्या करे? उसकी बॉडी में जाकर के एडीए बनाए। लेकिन ये प्रभावी भी नहीं था, ये भी प्रभावी नहीं था, ये भी प्रभावी उपचार नहीं था और ये भी प्रभावी उपचार नहीं था। प्रभावी उपचार इसका क्या होता है? जब भ्रूणीय अवस्था में ही कोई बच्चा रहता है उसी दौरान क्या करता है? भ्रूणीय ही अवस्था में अगर एडीए बनाने वाले जीन को भेज दिया जाए तो उस दौरान क्या होता है? ये प्रभावी होता है। यहाँ पर आपका जीन चिकित्सा भी क्या होता है? समाप्त। अब आखिरी टॉपिक इस अध्याय का, इसका खत्म। ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है? ट्रांसजेनिक एनिमल किसी जीव में, किसी भी जीव में, किसी जीव में वांछित जीन प्रवेश कराकर उसमें वांछित लक्षण, किसी जीव में वांछित जीन प्रवेश कराकर वांछित लक्षण उत्पन्न कराना। वांछित लक्षण उत्पन्न कराना क्या कहलाता है? पारजेनी जंतु कहलाता है। पारजेनी जंतु। जैसे इसमें जनरली बहुत सारे क्या होता है? चूहा, चूहा को ट्रांसजेनिक एनिमल माना जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा चूहे पे ही प्रयोग किया जाता है। चूहा, भेड़, खरगोश, गाय, सुअर आदि। चूहा, भेड़, खरगोश, गाय, सुअर, इसमें क्या किया जाता है? मान लो जैसे इस चूहा है, ठीक है, ये चूहा कोई न्यू मेडिसिन बनाया, जैसे मान लो बुखार का कोई टैबलेट बनाया, बुखार का टैबलेट बनाया,
सबसे पहले ना इस चूहा को क्या करेगा, इस चूहा में वैसा जीन डालेगा, इस चूहा में क्या करेगा, एक वैसा जीन डालेगा जिससे इस चूहा को क्या हो, इस जीन डालने के बाद चूहा में क्या हो जाए, बुखार हो जाए, चूहा में क्या हो जाए, बुखार। अब जीन डाल करके चूहा को बुखार किया, अब ना जो टैबलेट बनाया है वो टैबलेट क्या करेगा, इस चूहा में डालेगा, क्या करेगा, टैबलेट चूहा को खिलाएगा। टैबलेट क्या करेगा, इस चूहा को खिलाएगा, देखेगा चूहा को, अब चूहा को बुखार हो गया, इस टैबलेट से देखेगा चूहा ठीक हुआ या नहीं, ठीक हुआ या नहीं। अगर ठीक हो गया तो इस टैबलेट को क्या करेगा, मार्केट में पब्लिश कर देगा। अगर ठीक नहीं हुआ फिर इस टैबलेट को क्या करेगा, पब्लिश मार्केट में नहीं देगा, मार्केट में नहीं भेजेगा, फिर उस टैबलेट पे वर्क होगा, फिर से टैबलेट को बनाया जाएगा। इसलिए चूहा सबका प्रयोग क्या करता है, किसी भी दवाई को जांच करने के लिए, किसी भी मेडिसिन को, इंजेक्शन वगैरह को, ड्रग्स वगैरह को जांच करने के लिए क्या करता है, चूहा पे, भेड़ पे, सब पे प्रयोग करता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, मानव में पाया जाता है अल्फा एंटीट्रिप्सिन, अल्फा एंटीट्रिप्सिन, क्या होता है अल्फा एंटीट्रिप्सिन, ये अल्फा एंटीट्रिप्सिन में क्या होता है, एम्फाइसीमा रोग में निदान करता है, किसमें, एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा रोग में निदान करता है, ठीक। फिर दूसरा यही होता है एक अल्फा एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, अल्फा लेफ्ट एल्ब्यूमिन, ठीक, अल्फा लेफ्ट एल्ब्यूमिन, ये अल्फा लेफ्ट एल्ब्यूमिन ने सबसे पहले 1977 ईस्वी में एक गाय था, इसको ट्रांसजेनिक गाय बनाया, गाय को क्या बनाया, ट्रांसजेनिक, इस गाय का नाम था रोजी, ठीक है। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता था, जिस प्रोटीन का नाम था क्या, अल्फा लेफ्ट एल्ब्यूमिन। इस अल्फा लेफ्ट एल्ब्यूमिन में क्या होता है, पर लीटर दूध में, दूध 4 ग्राम पर लीटर मिल्क में ये पाया जाता है, जो कि क्या है, प्रोटीन है, तो बहुत ही हमारे शरीर में क्या करता है, इम्यूनिटी का काम करता है ये अल्फा लेफ्ट एल्ब्यूमिन, ठीक। अब अंतिम आ जाता है बायोपायरेसी, बायोपायरेसी, इसमें ना GEAC आता है, एक GEAC, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियर कमेटी, ई अप्रूवल कमेटी, ठीक। और ना यहाँ से बस एक क्वेश्चन और पाया जाता है, जो बासमती चावल का, उस बासमती चावल को क्या किया था, बासमती चावल को अमेरिका वाले ने क्या किया था, पेटेंट करा लिया, क्या किया था, बासमती चावल को ना अमेरिका वाले चुरा लिया था और उसको पेटेंट करा लिया, किस नाम से, टेक्समती, टेक्समती के नाम से,
और वहाँ पे यूज करता था, ठीक है, तब जाकर के उस पर क्या कानूनी लागू हो। और 27 किस्म का होता है बासमती चावल। बासमती चावल कितने किस्म का होता है? 27 किस्म का होता है, ठीक। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में क्या होता है? गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा होता है विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए। विटामिन ए होने के कारण ये क्या करता है, किसमें हेल्प करता है? हमारे आंख की रोशनी को बढ़ाता है, आंख की रोशनी को बढ़ाता है, जो कि क्या करता है, कौन सी बीमारी से बचाता है? रतौंधी बीमारी से। रतौंधी बोलो या कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस से बचाता है। यहाँ पे आपका जाकर हो जाता है चैप्टर एंड। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।